युवा सृजन संवाद से जुड़े श्रोताओं का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं युवा सृजन संवाद पे आज के इस विशिष्ट व्याख्यान में आमंत्रित वक्ता के तौर पे इस डिजिटल मंच पे मौजूद राजीव कुमार शुक्ल सर का मैं युवा सृजन संवाद की ओर से बहुत स्वागत करता हूं। सर, हमारे युवा साथी आज के इस वक्तव्य का बहुत सारे युवा साथी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परसाई जी को भला कौन नहीं पढ़ना चाहेगा, और यह हमारा समय और जिस दौर में हम रह रहे हैं उस समय में परसाई जी को याद करना, उन्हें पढ़ना और उनके पढ़े को हमें अपने समय की कसौटी पे कसना, यह हमारे इस समय का सच सा महसूस हो रहा है, सच सा लग रहा है। अपने युवा दोस्तों को मैं बता दूं, जैसा कि आप सब लोग पोस्टर के जरिए यह जाने थे कि शताब्दी स्मरण पे आज हरिशंकर परसाई जी की पुण्यतिथि है। एक ऐसा व्यंगकार, एक ऐसा साहित्यकार जिसने हमारे समाज को एक दिशा दी। हमारे समाज में एक साहित्य के रूप में एक एक्टिविस्ट कैसे काम करता है, एक साहित्य के भीतर कैसे एक्टिविस्ट रहता है। एक साहित्यकार की जो व्याख्या प्रेमचंद ने की थी 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के अपने उस अधिवेशन में, जो बात बताई थी कि साहित्य का उद्देश्य क्या हो सकता है, प्रेमचंद के उस कथन से परसाई जी बहुत गहरे प्रभावित थे। उनका लेखन, उनके लिखे एक एक शब्द हमारे समय पर आज भी हथौड़े की तरह चोट करते हैं। हम अपने युवा साथियों को आज के इस डिजिटल मंच पर विशिष्ट व्याख्यान के लिए आमंत्रित राजीव कुमार शुक्ल सर का एक संक्षिप्त परिचय अपने युवा साथियों को हम देना चाहेंगे। राजीव कुमार शुक्ल जी प्रसारण मीडिया से आप जुड़े रहे हैं और उस क्षेत्र में आपने 4 दशक से अधिक समय तक कार्य किया है। इसके अलावा आप आकाशवाणी में अपर महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। आपकी इन तमाम प्रशासनिक जिम्मेदारियों ने और इन प्रशासनिक व्यस्तताओं ने आपको एक साहित्य के मनुष्य के रूप में तब्दील किया। आपने अपने उस व्यस्तता को, अपने प्रशासनिक जिम्मेदारियों को साहित्य से जोड़ा, जिसका परिणाम यह रहा कि आपने अनुवाद की दुनिया में भी आपका वही हस्तक्षेप है। आप एक आलोचना और कवि के रूप में भी आपकी एक पहचान साहित्य के क्षेत्र में हो चुकी है। आप राजीव कुमार शुक्ल जी स्वतंत्र लेखन का काम करते हैं। हमारे युवा साथियों को जानकर यह अच्छा लगेगा कि राजीव कुमार शुक्ल जी की लगभग रचनाएं हमारे समय की सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छप चुके हैं। उनकी रचनाएं, जिसमें पहल, वसुधा, कथन, साम्य, कथा देश और विश्वरंग जैसी पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात, आप के अंदर एक जो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति रही है साहित्य के उद्देश्य से, समाज के उद्देश्य से, आपने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की हैं, जिसमें इंग्लैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोरिया, हांगकांग, श्रीलंका जैसे देशों की आपने यात्रा की है। वहाँ के समाज को आपने नजदीक से देखा है, वहाँ के साहित्य को आपने नजदीक से देखा है, जिसका परिणाम यह रहा कि आपने बुल्गारियाई, लातीनी और पोलिश भाषाओं में लिखित साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया। अंग्रेजी से हिंदी और तमाम विश्व की अन्य भाषाओं को आपने हिंदी में लाने का आप लगातार कोशिश करते रहे हैं। इसके अलावा आप परसाई जी पे आपको बात करना इसलिए भी मुझे लगता है कि अच्छा लगता है कि आप न केवल साहित्यिक बल्कि तमाम सामाजिक सरोकारों से गहरे जुड़े हुए हैं। केवल सिर्फ संचार की दुनिया में नहीं, प्रसारण की दुनिया में नहीं, आप संगीत, रंगमंच, सिनेमा, विज्ञान, खेल, जन स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर भी आपने काम किया है। लोगों के बीच में गए हैं, उनकी तकलीफों को, उनकी समस्याओं को आपने नजदीक से देखा है। युवा सृजन संवाद के मार्गदर्शक प्रोफेसर संतोष भदौरिया सर को यह ठीक ही प्रतीत हुआ कि राजीव कुमार शुक्ल जी परसाई जी पे बात करने के लिए एक उपयुक्त वक्ता के तौर पे इस मंच पे रहेंगे। हम अपने युवा साथियों से गुजारिश करते हैं कि आप सब इस कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। लगभग 1 घंटे तक यह व्याख्यान होगा, 40-45 मिनट की बातचीत होगी। उसके बाद इस व्याख्यान से आपको महसूस हुआ, क्या कुछ प्रश्न आपके मन में पैदा हुए, कुछ जिज्ञासाएं आई, आप उसको कमेंट के रूप में
दर्ज कर सकते हैं। फिर उसे उन प्रश्नों को, उन टिप्पणियों को राजीव कुमार शुक्ल सर भी देखेंगे, मैं उन तक पहुंचाऊंगा और आपकी उन जिज्ञासाओं का भी समाधान करने की कोशिश राजीव सर करेंगे। राजीव सर, एक बार फिर आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं और आपसे अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना व्याख्यान, जो हमारा आज के विशिष्ट व्याख्यान का शीर्षक है हरशंकर परसाई, हमारा समय और उनका साथ विषय पर आप अपनी बातचीत रखें। हम सब आपको इस मंच पे सुनेंगे। स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत आभार धीरेन्द्र जी, और भदौरिया जी का भी बहुत आभार कि आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये बात बहुत संक्षेप में कहना अच्छा मुझे लगेगा कि मैं वर्षों से उत्तर प्रदेश से बाहर हूँ। पढ़ाई के बाद बाहर निकल आया था तो फिर रहने के लिए नहीं लौटा, लेकिन मैं मूल रूप से जौनपुर का निवासी हूँ। पैतृक मेरा जो घर है वो जौनपुर का है और मैं बनारस में पढ़ा हूँ, और इलाहाबाद से मेरा बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है कि मेरी बहन की वहाँ ससुराल है और बहुत आना जाना रहा है। और वहाँ के साहित्यिक और सांस्कृतिक जीवन की भव्यता और एक समय में किस तरह से वो साहित्य का केंद्र हुआ करता था, और आज भी साहित्य के तमाम प्रखर स्वर वहाँ मौजूद हैं। तो इस नाते इलाहाबाद की उस पूरी परंपरा, उस विरासत को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं ये बताना आपको मुझे अच्छा लग रहा है कि दिल्ली में मैं काफ़ी समय रहा, वहीं से फिर मैंने अवकाश ग्रहण किया नौकरी से। तो वहाँ अन्य तमाम लोगों के साथ मुझे जानी-मानी लेखिका नासिरा शर्मा जी से भेंट मुलाकात होती थी, और चूँकि वो मूलतः इलाहाबाद से हैं, तो उनके साथ बैठकर इलाहाबाद की काफ़ी बातें होती थीं। और जब उनके उपन्यास पारिजात, जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उस पर कुछ लिखने का मौका आया, तब इलाहाबाद को फिर से मैंने जिया। और उनके कई रचनाओं में वैसे है, ज़ीरो रोड नाम का उनका एक उपन्यास ही है। तो इस प्रकार से इलाहाबाद बार-बार मेरे जीवन में, मेरी स्मृतियों में, मेरे मन में आता है। और मुझे बहुत आज सौभाग्य लग रहा है कि मैं इस मंच के बहाने, क्योंकि मुझे पता है आभासी दुनिया तो पूरी दुनिया में फैली हुई होती है, लेकिन फिर भी ये है कि उसका एक एक प्रक्षेपण बिंदु ज़रूर होता है, और वो प्रक्षेपण बिंदु आज इलाहाबाद है। आप सब मित्र हैं, साथी हैं, और आपके बीच होकर मैं बहुत सुखी और बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि आपसे संवाद का अवसर मिलेगा। जो हमारा विषय है, हमारा समय, हरिशंकर परसाई, हमारा समय और उनका साथ, इसमें 3 आप कह सकते हैं बीज शब्द हैं। परसाई जी स्वयं, फिर हमारा समय और फिर उनका साथ। तो इसको अगर हम एक और ढंग से कहें तो ये कहेंगे कि परसाई किस तरह हमारे लिए अपने देहावसान के 28 साल बाद, क्योंकि उनका निधन आज ही की तारीख 10 अगस्त को 1995 में हुआ था, चौथाई सदी से अधिक हो गई है, लेकिन परसाई हमारे लिए बहुत मूल्यवान थे और बने हुए हैं और बने रहेंगे। और ये चूंकि जन्म शताब्दी वर्ष उनका आरंभ होने को है, संयोग की बात है कि अगस्त में ही उनकी जयंती आती है, 22 अगस्त को उनका जन्मदिन पड़ेगा, और 22 अगस्त से ये आरंभ होगा सिलसिला, क्योंकि उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। तो एक शताब्दी वर्ष आरंभ होगा, जो उसका समापन या समाहार जो है फिर वो अगले वर्ष होगा। लेकिन हिंदी के समाज का और हमारे देश के साहित्यिक समाज का परसाई जी के प्रति जो अनुराग है, जो उनमें निष्ठा है, जो उन पर भरोसा है, उसका प्रमाण ये है कि शताब्दी के वर्ष में, यानी 23 जब शुरू हुआ और अभी शताब्दी की बाकायदा विधिवत शुरुआत होनी बाकी थी, तो परसाई की चर्चा, परसाई की स्मृति, परसाई पर बातचीत, परसाई के संस्मरण, परसाई पर पत्रिकाओं के विशेष अंक, ये सब सिलसिला शुरू हो गया। और ये बताता है, एक अपने आप में आप कह सकते हैं कि यह एक बहुत प्रकट और उदाहरण है, प्रमाण है कि हमारे समय में परसाई किस तरह, उनका साथ किस तरह हमारे लिए ज़रूरी बना हुआ है। चूँकि परसाई जी के दर्शन करने का, उनके पास कुछ उठने-बैठने का मुझे सौभाग्य मिला था, तो कुछ मेरे संस्मरण भी हैं, स्मृतियाँ भी हैं। बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन 1-2 जगह ज़िक्र करूँगा। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि आप नौजवान लोग हैं, तो एक उनसे मुलाकात तो जबलपुर में हुई थी। जब मैं बनारस से पढ़ के निकला तो पहली नौकरी मैंने जबलपुर में शुरू की, और यहीं रहते हुए मेरा चयन आकाशवाणी में हुआ, फिर मैं रायपुर चला गया। पर जबलपुर में रहते हुए ही परसाई जी के दर्शन का मौका मिला, क्योंकि लिखने-पढ़ने की थोड़ी जो अभिरुचि पैदा हो चुकी थी बनारस में, तो परसाई जी से बिना मिले जबलपुर आने का कोई मतलब नहीं।
जबलपुर आने के बाद फिर परसाई जी के दर्शन करने का, उनसे मिलने का सुयोग ढूंढा और वो मिल गया। एक मित्र हैं जो मुझे उनके यहाँ ले गए पहली बार। मेरी उस समय 21 साल की उम्र थी। तो मैं गया संकोच के साथ। किसी बड़े लेखक से इस तरह मिलने का शायद मुझे लगता है कि जीवन में पहला ही अवसर था, और जिनको खूब पढ़ा हो, जिनसे बहुत प्रभावित आप हों, तो खैर मैं बड़ा अभिभूत भी था, होना ही चाहिए, स्वाभाविक ही है। बैठा, अपना परिचय दिया, नाम बताया, और मुझे याद है कि उस समय मेरे पिता सतना में रहते थे। सतना मध्य प्रदेश में ही है, आप सब जानते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे। तो और उनके साथ क्या था कि एक बिड़ला से एक मुकदमा भी चल रहा था। तो परसाई जी ने जब मुझसे पूछताछ की कि कौन हो, कैसे हो, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या पढ़ा है, तो पता नहीं कैसे उस बातचीत में वो जिक्र भी आ गया कि पिता सतना में है, स्कूल के प्राचार्य हैं, और ऐसी ऐसी बात। फिर संयोग ऐसा हुआ कि कई महीने बीत गए, 3-4 महीने बीत गए, मौका नहीं आया क्योंकि अकेले जाने में संकोच था। फिर शायद ज्ञानरंजन जी से जब भेंट मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा कि फला फला दिन परसाई जी के यहाँ आइए। मैं गया। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे ज़रूरी ही लगा कि मैं फिर से उनको याद दिलाऊं, बताऊं कि मैं कौन हूं। तो मैंने कहा, मैं आपके पास, आपको याद तो नहीं होगा, पर कुछ 2-3-4 महीने पहले मैं आपके पास आया था। बोले, हाँ आपका नाम मुझे ध्यान है, आप राजीव हैं। नाम मेरा लिया उन्होंने पूरा, और फिर ये कहा, अच्छा ये बताइए जो आपके पिताजी का जो मामला था उसका क्या हुआ। तो मैं इतना चमत्कृत हुआ कि एक बिल्कुल मतलब नामालूम सा आदमी, जिसको लेकर गंभीरता दिखाने की उन्हें कम से कम कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं थी, पर ये उनके भीतर की एक सहज मानवीयता थी जो उनके लेखक के साथ जुड़ी थी, जो धीरे धीरे बात समझ में आती है कि उन्होंने मुझ अकिंचन को भी याद रखा था और कुछ विवरणों के साथ याद रखा था। तो एक बड़ा मनुष्य, एक बड़ा लेखक किस तरह अपने साथ की मनुष्यता को देखता है और उसके साथ व्यवहार करता है, इसकी एक बड़ी शिक्षा मुझे मिली। उसके बाद उनसे मिलने के और अवसर बहुत सारे आए, और उसके बड़े कुछ कई, वो बातचीत में भी कई बार विनोद का इस्तेमाल करते थे, व्यंग्य विनोद का इस्तेमाल करते थे, उसके भी प्रसंग हैं। लेकिन अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि परसाई के बारे में जब बात करते हैं तो परसाई के उस लेखक रूप के साथ साथ, जिसकी चर्चा हम थोड़े विस्तार में करने की कोशिश करेंगे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि परसाई हिंदी के उन बहुत गिने चुने लोगों में हैं। प्रेमचंद निश्चित रूप से उनका नाम याद आता है, और भी कुछ नाम ऐसे याद आते हैं। मुक्तिबोध ने भी यह काम किया था एक सीमित हद तक, लेकिन परसाई ने इस काम को बहुत ज्यादा किया, खूब किया और लगातार किया। क्या कि अखबारों में, पत्रिकाओं में, और मैं फिर कहूंगा अखबारों में, उन्होंने कॉलम लगातार लिखे, और जो वो कॉलम होते थे, उन कॉलमों के जरिए वो आप एक बड़ी संख्या तक, क्योंकि किताब छपती है, लोग खरीदते हैं या लाइब्रेरी में से लेते हैं, पढ़ते हैं, तो उसकी एक, हालांकि अब पढ़ने की आदत और कम हुई है, पहले अपेक्षाकृत स्थिति बेहतर थी, लेकिन ये है कि फिर भी उसकी एक सीमा हमेशा से रहती है कि कितने लोग किताब खरीद पाएंगे, हस्तगत कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। लेकिन ये है कि अखबार में अगर आपने लिखा है तो उसकी एक प्रसार संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ी होती ही है, और आप ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। तो परसाई जी की एक बात में, मुझे लगता है यही मौका है जब मैं उसको भी रेखांकित कर दूं कि परसाई जी एक बहुत सिद्ध और कुशल लेखक तो हैं ही, वो साथ साथ इस बात को लेकर निहायत आकुल हैं। मैं आकुल शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि जो उनके उनके पास कहने के लिए, बताने के लिए, लिखने के लिए, संवाद करने के लिए बहुत कुछ है। एक तो ये बात पहले स्पष्ट कर ले कि ये है, और दूसरे ये कि ये आप तक, लोगों तक, हम तक पहुंचे, इसकी, इस संवाद के लिए, वो इस संप्रेषण के लिए बहुत ही उत्कट व्याकुलता के साथ हैं। तो इसलिए वो जो भी माध्यम उनको उपलब्ध होता है, उस माध्यम का पूरा पूरा उपयोग करते हैं। बहुत से हमारे रचनाकार हैं, जैसे वो मैंने जिक्र किया कि मिलने पर जिस तरह सहजता उनके साथ थी, बहुतों के साथ नहीं होती, इसी तरह से बहुत से रचनाकार होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि, और मैं उस पर कोई आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं कर रहा, अलग अलग तरह के लोग होते ही हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना हमारे यहाँ कहा ही गया है। लेकिन परसाई जी की बात स्पष्ट थी कि अगर उन्होंने, उनके पास जो कुछ है वो लोगों तक जाए। इसीलिए हमारे अनेक मित्र, हम लोग जब प्रगतिशील आंदोलन में बात करते हैं तो परसाई को लेखक के साथ साथ जो उनका ये लोक शिक्षण का जो रूप है, लोक शिक्षक का रूप है, लोगों तक जानकारी पहुंचाना या दृष्टि पहुंचाना या विचार पहुंचाना,
ये इसके लिए जो उनके अंदर की बेचैनी है, इसको भी रेखांकित करने की ज़रूरत होती है। और मैं ये भी बता दूँ यहाँ पे कि जो उनके ये बहुत से कॉलम होते थे, उसमें एक कॉलम कम से कम ऐसा मुझे अच्छी तरह याद है, पूछिए परसाई से। ये मध्य प्रदेश का बड़ा सम्मानित अखबार रहा है, देशबंधु, अभी भी देशबंधु प्रकाशित होता है। तो उसमें साप्ताहिक ये कॉलम था, पूछिए परसाई से। और इसमें होता क्या था कि आप सवाल पूछते थे और उन सवालों का साहित्य से संबंध हो ये कतई ज़रूरी नहीं होता था, बल्कि ज़्यादातर सवाल साहित्य के होते ही नहीं थे। पाठकों के सवाल होते थे और वो पता चला कि विदेश, दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, किसी भी विषय पर, तमाम विषय। और उनसे एक और सीख हमें मिलती है, निकल के आती है। वो ये है कि अगर आप एक जनता के साथ जुड़े हुए प्रतिनिधि लेखक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपको जीवन और जगत में बहुत गहरी दिलचस्पी रखनी होगी और उसके बारे में लगातार सोचना, जानना और पढ़ना होगा। तो परसाई जो हैं वो पढ़ते तो ज़बरदस्त थे ही, क्या-क्या पढ़ते थे ये देखकर हम लोग सुनकर चकित हो जाते थे। और साहित्य में अगर आप देखें, जब आप उनको पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि कितने उद्धरण आते हैं। भक्ति काल के साहित्य से आते हैं, संस्कृत साहित्य से आते हैं, अंग्रेजी साहित्य से आते हैं, दुनिया के साहित्य से आते हैं। और मजे की बात यह है कि उन उद्धरणों का कितना सटीक इस्तेमाल वो करते हैं अपनी बात को और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए। विनोद के साथ भी करते हैं, गंभीरता के साथ भी करते हैं, आक्रमण और प्रहार के लिए भी करते हैं, पर उनका जो विशद और विराट अध्ययन है और वो उनके अंदर रचा बसा है, वो अध्ययन ऐसा नहीं है कि कहीं किसी कोने में चला गया है, और वो अध्ययन उनके साथ मौजूद है और उनके लेखन में और जीवन के साथ उनके बर्ताव में साथ चल रहा है। तो पूछिए परसाई से के जरिए वो तमाम विषयों पर लोगों के सवालों के जवाब दिया करते थे। तो अब मैं इसके आगे अपना आपको एक प्रसंग बताऊं। मैं आकाशवाणी में चुना गया तो रायपुर मेरी पोस्टिंग हुई। रायपुर में मेरे पड़ोस के एक घर में एक मित्र रहते थे, जो मूलतः एक जमींदार परिवार से आते थे। और उनके घर में एक लड़का था जो उनके देहात से, उनके गांव से या उनके इलाके से आया था। और कहने के लिए वो कुछ पढ़ाई भी कर रहा था, शायद 10वीं का इम्तिहान देने के लिए आया था, लेकिन उसकी भूमिका मुख्य रूप से ये थी कि घर में रहकर वो उनके लिए एक सेवक के रूप में काम करता था और साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। वो बड़ा विनीत और शालीन किस्म का बच्चा था। कभी-कभी वो किसी काम से उसे मेरे यहाँ भेज देते थे या तो मेरे यहाँ भी आ जाता था। तो एक दिन वो आया तो उसने कोई किताब सामने रखी देखी। मुझे लगता है कि शायद अ, हो सकता है कि अज्ञेय जी की किताब थी शायद, क्योंकि और अज्ञेय जी का नाम अधिक चर्चित, प्रचलित हमारी तमाम पत्रिकाओं के कारण, खास तौर से जो उस ज़माने की लोकप्रिय पत्रिकाएँ थीं। तो अब ये एक अलग मुद्दा है, अलग बहस है कि कैसे हमारे बहुत से महत्वपूर्ण कवियों की चर्चा अपेक्षाकृत कम होती थी। उसमें त्रिलोचन की बात कर सकते हैं, नागार्जुन की बात कर सकते हैं, वो एक अलग विषय होगा। लेकिन बहरहाल अज्ञेय जी की कोई किताब थी और उसने मुझसे पूछा क्या मैं इसको ले जाकर पढ़ सकता हूँ? मैंने कहा ले जाओ। वो ले गया और अगले एक आध दिन बाद ही वो ले आया। उसने कहा कि ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, और फिर उसने बड़े हीन भाव से कहा कि अभी तो मैं पढ़ने लायक कुछ हूँ भी नहीं, इतने बड़े विद्वानों को कैसे पढ़ सकता हूँ? तो मैं अज्ञेय जी का लेखन जो है अपने आप में, उसके अपने बहुत से मुरीद हैं, मैं भी हूँ, उनकी बहुत सी बातें ऐसी हैं। लेकिन तय बात है कि बहुत सहज संप्रेषण कई बार उसमें शायद उसकी सीमाएँ होती हैं या किसी व्यक्ति के लिए सीमाएँ हो सकती हैं। तो उसने कहा, मैंने कहा नहीं तुम पढ़ो, पढ़ना चाहिए। तो मुझे अचानक सामने परसाई जी की एक किताब दिखी, तो मुझे लगा कि ये शायद बेहतर इसके लिए चयन होगी और मैंने उसको किताब दे दी। वो ले गया और उसको उसने पढ़ना शुरू कर दिया और लौटाने नहीं आया। उसने मतलब पढ़ लिया उसको, पढ़ता गया। फिर वो आकर बीच-बीच में मुझसे सवाल पूछने लगा कि साहब ये बताइए कि ये जो उन्होंने लिखा है, इसका क्या ये मतलब है? इसका मतलब क्या है? तो वो ऐसे सवाल थे जो समाज को लेकर, व्यवस्था को लेकर, तंत्र को लेकर, वर्चस्व को लेकर उसके मन में आने शुरू हो गए थे और वो परसाई जी उसके मन में पैदा कर रहे थे। उसके बाद कुछ दिन मैंने जवाब दिए जितना मैं दे सकता था और बाकी मैंने कहा परसाई जी को पढ़ते रहो। तो उसने पढ़ा, कुछ एक आध किताब और भी शायद मेरे पास जो थी वो ले गया। और उसके बाद अ, ये हुआ कि कुछ दिनों बाद मेरे जो ज़मींदार परिवार के मित्र थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने कहा बहुत दिन से वो लड़का आपके पास जो साथ रहता है, काम करता है, आया नहीं। तो कहने लगे अरे वो चला गया। तो मैंने कहा कैसे?
कह ले कि बहुत ज़्यादा बहस करने लगा था, बहुत सवाल करने लगा था, बात-बात पर बहस करता था और अब मुश्किल हो रही थी, इसलिए उसने एक दिन कहा कि नहीं, मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगा, अपनी पढ़ाई की व्यवस्था भी कर लूँगा, लेकिन तो फिर वो चला गया है। तो अब भी मैंने उनको नहीं बताया कि उसके इस विद्रोह में कहीं न कहीं मेरा भी, और मैं कहूँ परसाई जी का, मुझसे ज़्यादा तो परसाई जी का योगदान था कि परसाई जी को पढ़कर उसके मन में सवाल पैदा हुए थे। वो सवाल उसने सामने रखे थे। संतोषजनक उत्तर नहीं मिला था और उसने कहीं न कहीं अपनी तब की परिस्थिति से एक विद्रोह करके, एक प्रतिरोध करके, एक अब एक कहना चाहिए एक साहसी निर्णय लेने की जगह तक वो पहुँचा था और उसने वो निर्णय लिया। तो मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत, जब मैं याद करता हूँ, तो मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात लगती है। अच्छा, आप सोचिए कि ये कैसे होता है? जब हम परसाई जी को पढ़ते हैं तो ये प्रक्रिया क्या है? क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा बहुत संक्षेप में बात करना चाहूँगा कि संसार में पाखंड, छद्म, विद्रूप, ये सब चीज़ें रही हैं। जब जैसे ही आपके यहाँ या हमारे यहाँ मनुष्यता में सत्ता आई, वर्चस्व आया, अब उस पूरी मतलब इतिहास में नहीं जाएँगे कैसे सभ्यता का विकास किस तरह हुआ और किस जगह आकर निजी संपत्ति की बात आई और निजी संपत्ति की बात के साथ किस तरह क्या-क्या कुछ हुआ। पर ये है कि उसके साथ ही ये चीज़ भी शुरू हुई और कुछ दिनों बाद जब सभ्यता विकसित हुई, तो शायद सभ्यता के एक लक्षण के रूप में यह पाखंड भी विकसित हुआ कि जहाँ आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और ऐसी तमाम चीज़ें आई सामने। तो पुराने ज़माने से देखें, मैं एक बार विचार कर रहा था और फिर मैंने विचार मैं क्या करता, मतलब फिर बाद में मैंने आचार्यों के यहाँ भी जाकर उसको देखा कि जो संस्कृत में नाटक हमारे यहाँ हैं, आप याद करें उसमें विदूषक एक पात्र होता है जिसको आमतौर पर हम हास्य पैदा करने वाला व्यक्ति ही के रूप में देखते हैं। पर आप अभिज्ञान शाकुंतलम में याद कीजिए कि जो दुष्यंत का उसमें एक मित्र है जो विदूषक की भूमिका में आमतौर पर दिखता है, पर दुष्यंत को शायद सबसे खरी-खरी बात वही सुनाता है और लगभग मुँह पर जो उनकी जो है वो थोड़ी बहुत आलोचना भी कर देता है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो ये पूरी परंपरा आपको संस्कृत साहित्य में मिलेगी, दूसरे हमारे साहित्य में मिलेगी, प्राचीन साहित्य में मिलती है। उसी तरह से आप देखें कि शेक्सपियर के जो नाटक हैं, और जो हम याद करें कि शेक्सपियर तो सामंती युग में ही थे, राजा-रानी का ज़माना था और कई नाटक उनके ऐसे हैं जो राजा-रानी की कहानियों वाले ही नाटक हैं या उसी इतिहास से निकले हैं। तो उसमें भी एक चरित्र आता है फूल, फूल यानी मूर्ख, उसको आप विदूषक भी कह सकते हैं। पर वो भी कुछ इस तरह से कुछ खरी-खरी बातें कह जाने वाला पात्र होता है और कई आलोचक मानते हैं, विद्वान मानते हैं कि जो ये फूल है, ये जो विदूषक है, ये शायद लेखक के प्रतिनिधि के रूप में ही है कि जो सत्ता को, वर्चस्व रखने वाले को कभी-कभी सच्चाई दिखा देता है अपने खास शैली में, हल्के हास्य के साथ या विनोद के साथ या उस ढंग से। तो एक ये परंपरा चली आ रही। उसके बाद आप आएँ तो आप देखें कि मुझे लगता है कि हमको परसाई की परंपरा का जो हम और आगे जब बढ़ते हैं, परसाई की परंपरा कहें, व्यंग्य की परंपरा कहें, भक्ति काल में आइए। भक्ति काल में कई चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम फिर भक्ति काल पर बहुत विस्तार में बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो परसाई से सीधे जुड़ती हैं। पहली बात ये है कि उसमें सहज भाषा का इस्तेमाल। अब हम जानते हैं कि रामचरितमानस को लेकर जब उन्होंने अवधी में लिखी तो तुलसीदास को कितना कोप झेलना पड़ा पंडित समाज का। और लेकिन भक्ति काल में यही हुआ कि जो अभिव्यक्ति की भाषा थी, वह सहज और सीधे हृदय में पहुंचने वाली हुई। आम लोगों की भाषा, बोलियों में साहित्य रचा गया, जिससे कि आज भी मित्रों, आज भक्ति काल को कितने वर्ष बीत गए, सैकड़ों वर्ष बीत गए, पर हम जानते हैं कि हमारे देश के तमाम वे लोग भी जो बहुत पढ़े लिखे नहीं या विद्वान नहीं या साहित्यिक नहीं जानते, मैंने अपने परिवार में देखा है, आपको भी याद आ जाएगा। परिवार में, समाज में, मित्रों में, मिलने-जुलने वालों में, परिचितों में, जो अपने जीवन के किसी कष्ट के या खुशी के या किसी मौके पर तुलसीदास की कोई पंक्ति, कबीर की कोई पंक्ति, रहीम की कोई पंक्ति, सूरदास की कोई पंक्ति, मीरा की कोई पंक्ति आदि-आदि का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो जिस तरह से उनके अंदर वो बैठ गई, तो ये सहज अभिव्यक्ति की सहजता, ये मुझे लगता है कि भक्ति काल से एक रिश्ता बनता है। दूसरी भक्ति काल की जो बात है, जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि उसमें जो मूल स्वर क्या था? मूल स्वर ये था कि आप ईश्वर से, अगर आप मतलब
ईश्वर को मानते हैं तो, क्योंकि यहाँ शायद मूल प्रश्न ये नहीं कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन ये था कि जो मानते थे, और उस समय अधिकांश लोग मानते थे, तो ईश्वर को प्राप्त करने या ईश्वर तक पहुंचने या ईश्वर का चिंतन मनन करने के लिए आपको बिचौलिए नहीं चाहिए। जो एक पूरा का पूरा रिचुअल्स का पूरा एक साम्राज्य था, और खासतौर से ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने, पंडितों ने, और ये चीज कोई अपने यहाँ ही नहीं, या अपने यहाँ मतलब केवल हिंदुओं पर लागू नहीं होती। आप जानते हैं कि लगभग हर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में जितने भी मतलब संस्था बन गए धर्म हैं दुनिया के, उन सब में आप पाते हैं कि यह स्थिति मिलेगी आपको। तथा कथित विद्रोही धर्मों में भी यह स्थिति हुई। बौद्ध धर्म में भी हम जानते हैं कि वहां भी एक तरह का कर्मकांड विकसित हुआ, कम हुआ, अलग प्रकृति का हुआ, लेकिन ये कि वो हुआ। जैन धर्म में भी हुआ, जबकि बौद्ध और जैन धर्म काफी हद तक आप कह सकते हैं कि विद्रोही स्वर से निकले हुए धर्म थे। तो ये जो ब्राह्मणवाद था, ये जो पुरोहित बिचौलिए से मुक्ति की बात थी, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से नजर आती है कि आपके हृदय में सच्चाई है, आपके हृदय में अगर सच्ची भक्ति है, लगन है, चाह है, इच्छा है, उत्साह है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं ईश्वर को देख सकते हैं या ईश्वर से संवाद कर सकते हैं। और फिर वहां आप कहां तक पहुंच जाते हैं? सूरदास हैं जो कृष्ण को बाल रूप में देखते हैं और एक बच्चे की तरह वर्णन करते हैं, और मतलब दुनिया में शायद बहुत ही रेयर चीज होगी, बड़ी दुर्लभ चीज होगी, जहां बिल्कुल एक बच्चे की क्रीड़ाओं में आप जिसको आराध्य मानते हैं उसका वर्णन करते हैं। मीरा जो है उनको प्रेमी की तरह देख लेती हैं और उस रूप में बात करती है। फिर पूरा एक लंबा साहित्य है, बड़ा साहित्य है, जिसमें कि कृष्ण को प्रेमी के रूप में देखा जाता है, राधा के साथ उनके प्रेम की बात की जाती है, और फिर वो प्रकारांतर से एक बहुत यानी एक बड़े मिथक के रूप में या बड़े प्रतीक के रूप में, प्रेम के प्रतीक के रूप में निकल के सामने आते हैं। और तुलसीदास की रचनाएं हैं, बहुत सी रचनाएं हैं, हम उनके जिक्र करें, लेकिन अब यहाँ हम बात करेंगे कबीर की। तो कबीर जो हैं वो इस पूरे दौर में अपने साहित्य के जरिए, कबीर और कबीर के साथी बहुत सारे और लोग, ये तमाम समाज की बुराइयों और गलतियों और कहना चाहिए कि विद्रूपों और अत्याचारों और अन्यायों के खिलाफ बोल रहे हैं। और कबीर के यहाँ तो साफ साफ दिखता है जब वो कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, या जब कहते हैं कि अगर मूड मुड़ाए हरि मिले, यानी वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जहां जहां उनको मूर्खता दिख रही है, मूढ़ता दिख रही है, चालाकी दिख रही है, छंद दिख रहा है, हमला कर रहे हैं और उस हमले से अपनी बात कह रहे हैं। आप याद करें कि उसी दौर में कुंभन दास की एक रचना है, संतन को कहा सीकरी सो काम, और उसमें वो लिखते हैं कि आवत जात पन्हैया किसकी, आते जाते हुए जूते जो है घिस गए हैं दरबार के चक्कर लगाते लगाते, और हरि का नाम भी बिसर गया है जिसके लिए सारी बात थी। और फिर एक पंक्ति आती है कि जिसका अर्थ ये है कि जिनका मुख देखने मात्र से दुख उपजता है उन्हें सलाम करना पड़ता है। आप सोचें किस युग में ये सच नहीं है, और किस तरह ये व्यंग्य जो है कितना सार्वकालिक है। तो ये जो पूरी की पूरी दृष्टि है ये आती है, कबीर इसके अगुआ हैं, और उसमें उनके साथ पूरा का पूरा उनका उसमें सेना है, उनके साथ रैदास हैं, बहुत से ये कवि हैं जो उनके साथ हैं। तो परसाई जी का एक रिश्ता इस परंपरा से जुड़ता है, और ये परंपरा चलती चली जाती है। उसके बाद जो भारतेंदु युग है उसमें हम जानते हैं कि भारतेंदु ने खुद अंधेर नगरी लिखा, और उसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जो नाम है, मतलब वैसे तो प्रताप नारायण मिश्र के भी और लोगों की भी रचनाएं हैं, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त हैं, और जिनकी शिव शंभू के चिट्ठे, इसे आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ने की कोशिश करिए। मैंने कहीं पढ़ा, जैसे हम कहते हैं, एक वाक्य आता है, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि आजादी के पहले के भारत को देखना है या उसके बारे में जानना समझना है, उसको बूझना है, तो प्रेमचंद की रचनाएं ये आपको ऐसा करने में मदद करती हैं। और कहा जाता है कि आजादी के बाद का जो हिंदुस्तान है उसमें यही बात परसाई का रचना संसार करता है। तो मुझे याद है कि मैंने एक जगह यह पढ़ा था कि लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे और जिन्होंने बंग भंग कराया था, और उनकी उसमें था कि उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए थे जो देश के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत कष्टकर थे। तो एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी कि लॉर्ड कर्जन के समय के समाज और उसकी विसंगतियों पर जितना प्रामाणिक लेखन, जितनी प्रामाणिक जानकारी और उस पर टिप्पणियां बाल मुकुंद गुप्त के यहाँ मिलती हैं। तो आप देखें कि ये पूरी परंपरा है। पर जबलपुर में जहां मैं भी रहता हूं, वहां कुछ दिनों पहले एक बहुत अच्छी बात ये हुई, एक बहुत से आयोजन हो रहे हैं। एक मित्र जयप्रकाश जी, जाने माने आलोचक हैं, वो आए थे एक व्याख्यान देने। उन्होंने उसमें एक ध्यान दिलाया कि मुक्तिबोध और परसाई, क्योंकि ये दोनों गहरे मित्र भी थे, समान विचारों वाले भी थे,
मार्क्सवादी दृष्टि रखते थे और संसार को बदलने और संसार को बेहतर बनाने की दिशा में साहित्य की भूमिका को लेकर बहुत गंभीर थे, सजग थे। तो मुक्तिबोध ने कविता में, मतलब उन्होंने ये, मैं बहुत संक्षेप में अगर कहूं तो उन्होंने ये कहा कि आजादी के बाद, जबकि बहुत दिनों तक या कम से कम कुछ सालों तक एक स्वप्न लोक जैसा था कि आजादी मिल गई है। धूमिल की पंक्ति है कि मैं सड़क पर, मैंने जिस आदमी को देखा उसको कहा बधाई, है ना। तो ये बधाई जो है इस बात की थी कि हम आजाद हो गए हैं, सारा हमारा जो जीवन है बदल जाएगा और हम अपने मन से अपनी इच्छा का भारत गढ़ सकेंगे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की, भगत सिंह की इच्छा थी, मजदूरों किसानों का देश होगा, उनके राज का देश होगा, बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता थी। तो ये कुछ उतना नहीं हो पा रहा था और साहित्यकार ने इसको देखा कि नहीं, विद्रूप समाप्त नहीं हुए, विसंगतियां समाप्त नहीं हुई, विडंबनाएं समाप्त नहीं हुई, पहल हो रही होगी, पहल हुई थी। हम तो जानते हैं कि जहां हम 47 में थे वहां आज नहीं है, बहुत आगे तक आए, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हुई, पर यह है कि बहुत सी अच्छी बातें नहीं भी हुई और बहुत सी खराब बातें दूर भी नहीं हुई। तो जो ये मोह भंग का आरंभ था, मोह भंग के इस आरंभ को सबसे पहले, ऐसा हमारे मित्र ने कहा उस समय, कि कविता में जिसको सबसे पहले कहें या सबसे विस्तार से कहें या सबसे सुविचारित ढंग से कहें, अंधेरे में कविता आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें विस्तार, धूमिल की कविता पटकथा को भी आप याद कर सकते हैं, कई कविताएं याद आएंगी, पर अंधेरे में एक सबसे प्रामाणिक दस्तावेज की तरह उसे हम देखते हैं। और परसाई जी की रचनाओं में, जबकि आप देखें कि परसाई जब बात करते हैं तो उसके बाद, क्योंकि ये भी एक याद करने की बात है कि मुक्तिबोध जब मृत्युशैया पर लगभग थे, 13 सितंबर 11 सितंबर 1964 को संभवतः, हाँ जी हाँ, 11 सितंबर को उनकी मृत्यु हुई। तो नेहरू के निधन का समाचार उनको, जब वो बहुत बीमार थे तब उनको मिला था, पर उन्होंने कहा था कि पार्टनर, अब देश में फासिज्म का आना शायद ज्यादा आसान हो जाएगा। तो नेहरू को लेकर, नेहरू की दृष्टि को लेकर इन लोगों का भरोसा था कि नेहरू की सोच, क्योंकि समाजवाद की बात भी नेहरू करते थे, देश के अंदर अंधविश्वासों, पाखंडों, बहुत सी चीजों से मुक्ति की बात भी करते थे, पर एक बड़ा विरोध भी था जिसको उन्हें झेलना होता था। खैर, हम उस विस्तार में भी हम जाने का, हम ये अवसर सही नहीं है। कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि नेहरू की दृष्टि को लेकर कुछ आश्वस्त भाव रखते हुए भी उस काल में भी जो विसंगतियां और विडंबनाएं दिखी, तो एक साहित्यकार की सच्ची भूमिका का निर्वाह करते हुए कविता में अगर मुक्ति बोध, तो गद्य में सबसे विस्तार, सबसे बारीकियों के साथ और विवरणों के साथ और सबसे शायद प्रभावी ढंग से यह काम हरिशंकर परसाई ने संपन्न किया। और इसमें उन्होंने जो युक्ति है, क्योंकि मुझे याद है एक बार उनसे मेरी बात हो रही थी, क्योंकि परसाई जी बहुत ज्यादा जोर देके इस बात पे को कहते थे कि देखिए, मैं हास्य लेखक नहीं हूं। और अच्छा, बात गलत भी नहीं थी, क्योंकि हास्य को लेकर जो हमारी सामान्य समझ है वो कुछ ऐसी फूहड़ सी होती चली गई है। अच्छा, पहले इतनी नहीं भी थी, पर धीरे धीरे अब तो बहुत ही हाल बुरा है। और परसाई जी के समय में भी ये बात हो चली थी। तो परसाई जी मानते थे कि व्यंग्य जो है वो कमजोर की ओर से होना चाहिए, व्यंग्य की पक्षधरता बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। बेहतर दुनिया का सपना हम देख रहे हैं, तो बेहतर दुनिया कैसी होगी? बेहतर दुनिया में अधिक न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होगा, किसी मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होगा, सबको अपने लिए समान अवसर मिल सकेगा। एक समाजवाद की, वैज्ञानिक समाजवाद की परिकल्पना है, जो एक सपना है, जो बड़ी बड़ी संख्या में दुनिया भर में लेखकों ने, कलाकारों ने देखा। चार्ली चैपलिन को भी आप याद कर सकते हैं यहाँ, और मुझे कई बार परसाई जी को पढ़ते हुए चार्ली चैपलिन भी याद आते हैं। तो तुर्की के एक व्यंग्यकार हैं अजीज नेसिन, उनको मैं एक बार पढ़ रहा था तो मुझे एकदम लगा कि अरे, ये तो मुझे लगता है जैसे कि हम तुर्की में हम परसाई को पढ़ रहे हैं। तो ऐसी ये पूरी, क्योंकि तथा तो मनुष्य की चेतना सार्वभौमिक है और दुनिया भर का उसमें, आप यहाँ, मुझे एक और याद आ गया, आप लोग इलाहाबाद में, या आप में से बहुत से लोग इलाहाबाद में शायद हैं, तो आप याद करें अकबर इलाहाबादी का एक बहुत मशहूर शेर है कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो ये देखिए कि ये तंज, जिसे तंज कहते हैं व्यंग्य को, तो ये किस तरह से आता है। तो परसाई जो है उन हास्य को लेकर कहते थे कि उन्हें हास्य का लेखक ना माना जाए कतई, और व्यंग्य को गंभीर चीज माना जाए। लेकिन एक बार उनसे बातचीत मैंने कहा कि परसाई जी, ये सच है, लेकिन अंततः आपकी युक्ति तो यही है कि आप चीजों के अंदर
उस चीज को देखते हैं, पकड़ते हैं और उसके बाद सामने लाते हैं, जिससे कि शायद शुरुआत में हल्की सी मुस्कुराहट या हंसी या आती है और उसका आप एक विद्रूप देखते हैं, एक विडंबना देखते हैं, एक विसंगति देखते हैं। फिर उसके बाद और इस बहाने आप उसमें डूबते हैं, उसको पढ़ते चले जाते हैं और फिर उसी के अंदर आप चीजों की विकरालता का अनुभव भी करते हैं, सड़न का अनुभव भी करते हैं, सड़ांध का अनुभव करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या गलत है इसको पहचानते हैं और फिर उसको बदलने के लिए कुछ करना होगा ही, इस चेतना से भी लैस होते हैं। तो फिर उन्होंने एक बात कही भी थी कि हाँ, मतलब ये एक सच्चाई है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हर लेखक का, हर रचनाकार का अपना एक जीनियस होता है कि किस किस तरह, यानी एक हम बड़े रचनाकारों की बात कर रहे हैं, तो उनका अपना जो जीनियस था। आप अगर याद करें अमरकांत जी भी इलाहाबाद में, जो कि स्वयं एक जनपक्षधर लेखक थे, उनकी कहानियों में आपको दिख जाएगा कि जिस पात्र के साथ उनकी सहानुभूति है, जो दलित शोषित वर्ग का आदमी है, उसका भी वर्णन करते करते अचानक वो लिखेंगे कि ऊद बिलाव की तरह खड़ा हो गया उसने। तो ये एक, उससे आपका जो चरित्र है अधिक व्यावहारिक, अधिक अधिक संपूर्ण, अधिक मानवीय, और वो कार्डबोर्ड का दफ्ती का एक कैरेक्टर नहीं रह जाता, बल्कि जीता जागता इंसान बन जाता है, जो साहित्य में चाहिए। तो मित्रों, परसाई ने इस युक्ति को इस तरह इस्तेमाल करके ये एक पूरी की पूरी दुनिया रची। और यहां मैं कहना चाहूंगा कि विचारधारा बहुत से लोगों के साथ होती है, पर जिनको मैं जानता हूं, जानने का अर्थ मेरा ये, जिनको मैंने पढ़ा है और परसाई जी को चूंकि देखा और उनके साथ बात करने का मौका भी मिला, मैं निसंकोच कह सकता हूं कि बहुत ऐसे जो गिने चुने नाम हैं जिन्होंने विचारधारा को इस तरह से हृदयंगम कर लिया था कि वह उनके भीतर उनकी चेतना का हिस्सा बनी थी, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मैनरिज्म के, बिना किसी पाखंड के। मतलब विचारधारा का भी एक पाखंड हो सकता है, तो वो नहीं होता था। यानी उसे उन्होंने, अगर सीधे शब्दों में कहें, कि इतनी अच्छी तरह से पचा लिया था कि उसके बाद वो उनकी सहज अभिव्यक्ति में आती थी। तो विचार और जीवन के अनुभव, ये आपस में जब अंतःक्रिया करते हैं तो उससे आपकी संवेदना, मुक्तिबोध, इसको पूरा वर्णन करते हैं, मैं उसमें पूरे विवरण में नहीं जाऊंगा। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना, आप जानते हैं, आप लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, पढ़ लेंगे। लेकिन यह है कि यह जो संवेदनात्मक ज्ञान है, तो परसाई जी ने इसको लेकर फिर उसके बाद भाषा, तो फिर प्रेमचंद की परंपरा की बात करें कि प्रेमचंद के पास ऐसी सहज भाषा है। वो सहज भाषा, प्रेमचंद भी ये चाहते हैं कि उनको जो पढ़े वो उनको तुरंत समझ ले, या लगभग तुरंत समझ ले, और पढ़ के और समझे और उस तक बात पहुंचे। तो ये जो भाषा है, जो छोटे छोटे वाक्य हैं और सहज ढंग से कही गई है, और छोटे में, जैसे कहते हैं ना, गहरी, सामान्य शब्दों में बड़ी गहरी बात कह देने की जो भक्ति काल की कला है, जो, और इस तरह से वो परसाई जी ने सिद्ध की थी। और इस तरह से एक बड़ा व्यापक पाठक समुदाय बनाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने में लोगों को, मतलब इस शब्द से लोग अगर घबरा जाएं, रस भी है, आनंद भी है उसको पढ़ने में। अगर उस शब्द को भी आप, मतलब गलत समझाने का बड़ा डर है, लेकिन उसको पढ़ने में मजा भी आता है। आप पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपको पढ़कर मजा आ रहा है, लेकिन आप सिर्फ मजे के लिए नहीं पढ़ सकते। जब आप धीरे धीरे आप पाएंगे कि मजा जो है वो तो शायद पीछे छूट गया, और आपकी आंखें खुली, आपने दुनिया को एक नई निगाह से देखा। आपने मुक्ति बोध से बात करके, विनोद कुमार शुक्ल जी ने कहा है कि जब मैं उनसे बात करके लौटता था तो मुझे लगता था कि जिन परिचित रास्तों से मैं गया था वो रास्ते वैसे नहीं रह गए, जैसे उनके भीतर कुछ और है जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो परसाई को जब आप पढ़ते हैं तो आपको नजर आने लगता है। एक तो परसाई स्वयं बहुत कुछ आपको उसका छद्म खोल कर दिखा देते हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि उसके साथ वो दृष्टि आपके अंदर डाल देते हैं कि बहुत सी चीजों को आप स्वयं भी देख पाते हैं। अब ये काम वो अर्थशास्त्र के साथ करते हैं, ये काम वो राजनीति के दुनिया के लिए करते हैं। साहित्य में, अच्छा, आत्मालोचना उन्होंने कितनी की है, मतलब, और साहित्य के लोगों पर उनका एक पुस्तक है और अंत में, जो कल्पना में वो एक कॉलम लिखा करते थे, और उसमें मुख्यतः साहित्य एक पत्र के रूप में होता था कि संपादक को पत्र लिखा गया है और उसमें बातें की जा रही। उसमें तमाम साहित्यिक विभूतियों के बारे में चर्चा है, मीठी मीठी चुटकियां हैं, कई जगह इस तरह के चीजें हैं। लेकिन ये है कि वो आता है साहित्य, राजनेताओं पर उनकी, अब आप ठीक है, राजनारायण अब नहीं है, पर राजनारायण, लेकिन ये है कि राजनीति की प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, उसके अंदर कैसे कैसे छल होते हैं, इनके बारे में, अब सत्ता किस तरह से ये काम करती है। और फिर सामाजिक जीवन, स्त्रियों को लेकर आप देखें, मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परसाई जी की रचनाओं में वह आजकल जिस तरह से नारी विमर्श की बात चल रही है, जो कि उचित ही है कि आज होनी चाहिए इस तरह, पर परसाई जी, उनका एक निबंध है, वो जरा वाइफ है ना, और उसमें वो एक बात लिखते हैं कि किसी संस्था में गए
और उस संस्था में जब गए तो वहाँ नाटक कितने कर लेते हैं, लोगों से पूछा। वहाँ एक नाटक हुआ था, तो पूछा आयोजकों से कि आप साल में कितने कर लेते हैं। लोगों ने कहा साहब ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि स्त्री पात्रों के लिए हमें अभिनेत्रियाँ नहीं मिलती। हम लोगों से कहते हैं कि अपने घर की स्त्रियों से कहिए कि हमारे साथ नाटक करें, लोग मानते नहीं। तो परसाई जी ने लिखा है कि मैंने पूछा कि आप लोग अपने घर की स्त्रियों को ले आए हैं क्या? तो फिर वो लोग ज़रा दाएँ-बाएँ देखते हैं। तो फिर परसाई जी कहते हैं कि भई अपने घर की स्त्री को आप ले आएँगे। होता ये है कि हम हमेशा दूसरे की स्त्री को मंच पर लाना चाहते हैं या बाहर लाना चाहते हैं। तो ये जो सीधी खरापन है, या उनका एक और है संस्कारों और शास्त्रों की पढ़ाई, उसमें बहुत सी ऐसी बातें आती हैं। जैसे उसके अंदर आप देखें कि वो मार्क्सवादी थे, पर उसमें वो लिखते हैं कि एक मित्र हैं, जिनको जो बहुत पुराने मार्क्सवादी मित्र हैं, उनको मैंने देखा, वो भी उसमें भी संयोग से इलाहाबाद का ज़िक्र आता है, कि स्टेशन पर देखा तो पाया कि वो एक विसर्जन के लिए अस्थियाँ लिए हुए हैं और कहते हैं कि मैं प्रयाग जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि किसका निधन हो गया? तो बोले कि पिताजी का। तो बोले कि उनकी अस्थियाँ हैं। तो परसाई जी ने लिखा है कि कि मैं समझा कि इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अस्थियाँ हैं। क्योंकि आपकी जो आस्था थी, जो आपका उस आस्था से आप डिग करके आप अंततः लोकाचार का पालन कर रहे हैं। तो ये जो आक्रमण है, जो ये चीज़ है, उस तरह से अतिक्रांतिकारिता की जब वो बात करते हैं, वो यहाँ तक लिखते हैं कि अतिक्रांतिकारिता जो जो युवा क्रांति के कीचड़ में जितना क्रांति की भ्रांति के कीचड़ में, या इस तरह के शब्द हैं कि मैं सही शब्दों का पूरा झोंका तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मतलब जितने अधिक उछल कूद मचाता है, अमरीकी बगुला उसे उतने ही ध्यान से पकड़ता है। यानी मुद्दा ये है कि आप फिर उसके बाद प्रभु सत्ता के पास चले जाएं, बढ़िया अच्छी तरह से आमदनी का आपका पक्का इंतजाम हो जाए। तो ये जो अतिक्रांतिकारिता के छद में है, लेखक के छद में है। एक जगह उन्होंने लिखा है कि किसी ने कहा कि भारत सरस्वती या हिंदी माता आपके सामने झोली पसारे खड़ी है, उसे रत्नों से भर दीजिए। तो ये जो तमाम भाषा है, कर कमल हो गए में वो कहते हैं कि जैसे उसका मजाक उड़ता है। श्रद्धेय हो जाना, वो कहते हैं कि श्रद्धेय होने का मौसम नहीं है, यह मौसम लात मारने का है। और मुझे लगता है कि जब हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो मतलब एक निश्चित रूप से एक-एक अलग-अलग बात नहीं कर सकते बहुत विस्तार से। लेकिन जैसे आप देखें कि उसमें मैं आपसे कहूँगा कि जिन घायल वसंत को आप देखें, तो उसमें वो मज़ाक में लिखते हैं, या लिखते हैं कि वसंत के साथ अगर हा हंत की तुक मिले, तो आप उसकी परिणति समझ सकते हैं। कर कमल हो गए में वो इस तरह की बातों का मज़ाक उड़ाते हैं। बेईमानी की परत है, दूसरे के ईमान के रखवाले, ऐसा ही एक अद्भुत है। विकलांग श्रद्धा का दौर है, जिसमें वो कहते हैं कि श्रद्धा का ज़माना गया। वो ज़रा वाइफ है ना का ज़िक्र मैं कर चुका हूँ। वैष्णव की फिसलन, सदाचार। अब देखिए सदाचार का तावीज़ है। हमारा ये समय है जबकि दावा किया गया कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ मूल से उखाड़ दिया जाएगा। तो ऐसी ही किसी, अब परसाई जी तो आज के युग में थे नहीं, पर उन्होंने तब लिखा कि किसी ने दावा किया और उसको किसी ने कहा एक तावीज़ है, पर वो तावीज़ कैसा मतलब नकली साबित होता है, या और कितना नाकाफ़ी साबित होता है, ये आप देख पाते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, जिसको लेकर अक्सर बात होती है, इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर एक क्लासिक है। और आपने पढ़ा भी होगा, और हो सकता है कि आपने उसका इसी तरह से हरिजन को पीटने का यज्ञ, अतिक्रांतिकारी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, क्रोधित निराश में सिनिसिज्म की बात है। एक व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत संभावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, उसको लगा कि जीवन ने उसके साथ न्याय नहीं किया, तो वो अंततः सिनिकल हो चुका है, और सिनिकल होकर के वो किसी भरोसा नहीं रखता। ठंडा शरीफ आदमी एक दूसरा एक्सट्रीम है, जहाँ एक आदमी है जैसे संसार में किसी चीज से कुछ नहीं होता, कोई उसको रुचि नहीं है, उसे अपने काम से मतलब है, उसका स्वार्थ सत्ता चला जाए, उसके अलावा न उसके लिए संबंधों कोई मतलब है, न जीवन का कोई मतलब है, न किसी घटना कोई मतलब है। तो ये तमाम जो चरित्र हैं जो हमारे आसपास हैं, जबलपुर में हमारे जो विवेचना के मित्र हैं, जिस संस्था की स्थापना में परसाई जी ने योगदान किया था, उन्होंने उनकी कई रचनाओं को लेकर नाटक बनाए हैं, नाटक तैयार किए हैं। और उसमें आकाशवाणी में रहते हुए हम लोगों ने भी वहाँ कई नाटक उनकी कहानियों पर आधारित, सदाचार का तावीज़ और भोलाराम का जीव मुझे फौरन ही याद आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ फिर कहना चाहूँगा कि जो परसाई जी की जन पक्षधरता है, या उनका जो जनवादी रूप है, उसका एक प्रमाण ये भी है कि शायद उनका जो सबसे लोकप्रिय नाट्य रूपांतर है, वो इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर है। और इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर जो एक तरह की फैंटेसी भी है, वो नुक्कड़ नाटक के रूप में सबसे अधिक होती है। तो नुक्कड़ नाटक, जो कि शायद रंगमंच की सबसे ज़्यादा जनवादी विधा है, सीधे आप लोगों के बीच पहुँचते हैं, उसमें जो सबसे बढ़िया ढंग से परसाई जी की रचना आती है, वो इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर आती है। तो मुझे लगता है कि आप जब परसाई जी को याद करते हैं, तो ये चर्चा मैं कर चुका हूँ कि जीवन के अनुभवों और विचारधारा के मंथन से
जो तपी और निखरी हुई संवेदना है। अब इसके साथ क्या क्या और मिलता है? एक व्यंग्यकार के रूप में ही नहीं, एक साहित्यकार के रूप में ही नहीं, एक मनुष्य के रूप में भी साहस चाहिए, सच को सच कहने का, खरी खरी बात कहने का साहस चाहिए। जैसे एक अंग्रेजी का बड़ा मशहूर एक वाक्य है, स्पीकिंग ट्रुथ टू द पावर सो दैट पावर बी ट्रूथफुल एंड ट्रूथ बी पावरफुल। तो ये जो है कि आप सत्ता से सच कहने का साहस रख सकें, साहस चाहिए। उसके बाद रचनाकार के लिए एक चीज जो अनिवार्य है, अभिव्यक्ति कौशल। और इसको भी आप, और अभिव्यक्ति कौशल सबका अपना अपना है। जैसे मैंने कहा कि परसाई जी का अपना जीनियस है, किस तरह से वो छोटे वाक्यों के जरिए, सरल वाक्यों के जरिए उसके अंदर जीवन के बड़े सत्यों को गूंथ देते हैं और संघर्ष चेतना को गूंथ देते हैं, ये उन्होंने इस अर्जित किया। सरोकार चाहिए, लगातार सरोकार चाहिए, जो आपके आसपास है, जो दुनिया है, जो मतलब उनके आप संस्मरण पढ़ें और लोगों के पढ़ें, कैसे वो चलते हुए, निराला जी के जैसे हम सुनते हैं कि निराला चलते फिरते उनको जो कुछ मिलता था, कोई उनके मित्र देता था, साथी देता, महादेवी जी अगर उनको शॉल देती थी तो अगले दिन किसी भिखारी को दे आते थे। तो परसाई जी की भी ऐसे प्रसंग है कि वो घर लौटे और साथ में रिक्शे वाला आया और उन्होंने कहा बहुत ठंड में कांप रहा था, उन्होंने उसको कंबल उड़ाया, चाय पिलाई खुद बना करके रात को, और ऐसे प्रसंग मिलते। तो आपका दिल रोता है, किसी का दुख देखकर आपका दिल रोता है, वह करुणा चाहिए एक बड़े रचनाकार के लिए, चाहे वो व्यंग्य ही क्यों ना हो। व्यंग्य के सच्चे और सार्थक व्यंग्य के लिए मित्रों करुणा चाहिए, मनुष्यता के साथ सरोकार चाहिए, उसके बाद विवेक चाहिए। क्योंकि आप अंततः केवल संवेदना के जरिए, केवल विचारधारा के उन्माद में काम नहीं होता, बल्कि साथ में विवेक चाहिए। कहाँ, कैसे, किस तरह कहना है, वह विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये तो है ही कि एक बेहतर दुनिया का सपना चाहिए, जो मुक्तिबोध ने कहा था कि इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। तो परसाई जी की एक रचना है, पहला सफेद बाल। वैसे ये उनकी रचनाओं में काफी भिन्न प्रकृति की रचना, शुरू तो उसी तरह से होता है, हंसते खिलखिलाते अपने बारे में बात करते। हाँ, परसाई ने स्वयं पर बहुत व्यंग्य किए हैं, स्वयं पर बहुत व्यंग्य किए हैं। साहित्यकारों पर जब बात कर रहे होते हैं, साहित्यकारों के अलावा अपने पुत्र भी उन्होंने अपने बारे में उन्होंने बहुत व्यंग्य किए हैं। और उन व्यंग्यों के बीच में वो अपनी बात करते हैं। तो मैंने ये बात पहले भी कही है, पुनः दोहरा रहा हूँ कि सच्ची आलोचना करने का अधिकार उसके पास ही है जो आत्मालोचना कर सकता है। पर यहाँ में पहला सफेद बाल जो है, जिसकी तमाम बातें होते होते अंत में ये आता है, और वहां देखिए करुणा किस तरह जागृत होती है। यहाँ वो कहते हैं कि अपना कोई पुत्र नहीं, सफेद बाल आया है, दशरथ के पास सफेद बाल उनको लिखा था तो उन्हें राम के राज्याभिषेक का निर्णय किया था। तो परसाई जी देखते हैं कि मैं क्या करूं। उसके बाद वो कहते हैं, देखिए ये लाइन देखें आप, कि पुत्र तो पीढ़ियों के होते हैं, केवल जन्मदाता किसी का पिता नहीं होता। विराट भविष्य को एक पुत्र ले भी कैसे सकता है। मेरी पीढ़ी के समस्त पुत्रों, मैं तुम्हें वह भविष्य ही देता हूं। यद्यपि वह अभी मूर्त नहीं हुआ है, पर हम जुटे हैं उसे मूर्त करने। हम नींव में धंस रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक भविष्य रचा जा सके। तो ये जो एक बात है, ये देखिए ये कितना बड़ा सपना है, और ये कितनी बड़ी विरासत है, और कितनी बड़ी धरोहर है, जो यहाँ परसाई कह रहे हैं कि वो पूरी आने वाली पीढ़ी को अपनी संतति के रूप में, जैसा कि हम मानते हैं, हमारे यहाँ कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, हम भी कहते थे ना। वसुधैव मतलब आज तो ये है कि तरह तरह की संकीर्णताएं हमारे ऊपर आ गई हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी और हमारे देश में भी। प्रेमचंद की याद भी आती है, अभी उनकी जयंती हमें मनाई, जहाँ उनकी एक बात, एक उनका निबंध था कि संस्कृति कैसे सांप्रदायिकता का चोला पहन कर आती। तो ये और परसाई भी लगातार इस बात के लिए, अब परसाई की जो चिंताएं थी, जिन चिंताओं, तो उसमें मतलब भेदभाव, ऊंच नीच, आर्थिक कष्ट, असमानता, ये तमाम चीजें थी, पर सांप्रदायिकता को लेकर वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। और वो जानते थे कि यह खतरा हमेशा मौजूद है कि ये सांप्रदायिकता फल फूल सकती है, और अगर ये फल फूलेगी तो फासिस्ट रूप अख्तियार कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि चूंकि जो हमारा समय है इसमें वो तमाम, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं, समय अगर बदलेगा कुछ, तो भी यह है कि दुनिया की बेहतरी की इच्छा, उम्मीद का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको, जब आप और बेहतर, जब बेहतर होंगे तो उससे और बेहतर होना चाहेंगे, अब उससे बेहतर होंगे तो और बेहतर होना चाहेंगे। तो ये बेहतरी की यात्रा लगातार चलती रहेगी, और बेहतरी की इस यात्रा में परसाई हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसलिए हमारे समय में परसाई हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप म्यूट हैं धीरेन जी।
युवा सृजन संवाद पे बहुत से हम कई सारे वक्ताओं को सुन चुके हैं। आज का यह वक्तव्य सिर्फ इस मायने में ही खास नहीं रहा कि विचार के स्तर पे आपने कितनी विस्तृत और कितनी स्वाभाविक सी लगने वाली और हमारे आप आसपास के परिवेश की बातें आपने की, उससे भी कहीं ज्यादा मुझे जो और अच्छी चीजें लगी आपकी प्रस्तुति। ऐसा लग रहा था कि आपकी बातचीत से हर एक श्रोता हमारा युवा, खास तौर पे जो युवा वर्ग है, वो मुझे निश्चित तौर पे बहुत प्रभावित हुआ कि अपनी बात को कहने की जो एक शैली होती है वो आपने एक विशिष्ट तरीके से आपने उसको प्रस्तुत किया। इस विशिष्ट व्याख्यान में जो विशिष्ट शब्द था उसको आपने सार्थक किया, न अपने शैली की वजह से बल्कि आपने परसाई जी के विभिन्न आयामों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए आपने अपनी बात रखी। बहुत सारे जो टिप्पणियां आई वो ज्यादातर प्रशंसा के ही क्रम में थी और वो स्वाभाविक भी थी, क्योंकि आपने लगभग हर एक उस बिंदु को छूने की कोशिश की जहां जहां परसाई जाते हैं और जहां जहां परसाई युवाओं के साथ खड़े होते हैं और उन सभी लोगों के साथ खड़े होते हैं। परसाई ने जब आवारा भीड़ के खतरे लिखा था तो बैसड़ो जनते तेने कहिए जे पीड़ पढ़ाई जानी रे, परसाई जी उस आवारा भीड़ की जो पीड़ा थी उसे महसूस कर रहे थे। और चूंकि युवा सृजन संवाद का सेंटर इलाहाबाद है, उस निबंध की शुरुआत ही इलाहाबाद के एक सम्मेलन से वो करते हैं कि हम गए थे और वहां एक युवा आता है तो एक पत्थर से कैसे तोड़ देता है। इस तरह की ढेर सारी बातें हमारे युवा निश्चित तौर पे आज के इस वक्तव्य से लाभान्वित हुए होंगे। सर, बतौर श्रोता इसे प्रश्न तो नहीं कहेंगे, एक जिज्ञासा के तौर पे ही है कि परसाई जी की जो व्यंग थे उनका जो आयाम है, उन आयामों को सर हम किस तरह से हमारा जो लगातार साहित्य लिखा जा रहा है हम उसको उससे कैसे जोड़ के देख सकते हैं या उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। परसाई जी जिन जिन जगहों पे हस्तक्षेप करते हैं या जिन जिन चीजों को चिन्हित करते हैं उन्हें हम कैसे और आगे बढ़ाएं, उन्हें कैसे और उस तरह से देखें कि परसाई जी जिस चीज को आगे बढ़ाना चाहते थे या जहां हस्तक्षेप करना चाहते थे उसमें हमारे समय के साहित्यकारों की क्या भूमिका हो सकती है, या जो श्रोता हैं जो परसाई जी जैसे लेखकों के लिखे को पढ़ते हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि मतलब 2-3 बातें मैं संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा। एक तो देखिए, हमने स्त्री विमर्श की बात की थी और कहा था कि परसाई किस प्रकार इसमें उस पर अलग से पूरी लंबी बात हो सकती है, पर अभी उसका समय नहीं है। और देखिए, सामाजिक न्याय के संदर्भ में और लैंगिक न्याय के संदर्भ में, जेंडर जस्टिस के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो परसाई जी ने जो मैंने एक उल्लेख किया था संस्कारों और शास्त्रों की पकड़, उसमें एक उन्होंने लिखा है कि किसी घर में उनको बुलाया गया कि आइए, वहां मैं और मेरी पत्नी बहुत आपके प्रशंसक हैं, पाठक हैं। और जब यह वहां जाते हैं तो पत्नी सामने नहीं आती और वो अंदर से पतिदेव ही सामान लेके खाने पीने का आ जाते हैं। तो संस्कार सर मतलब हावी हो जाते हैं। कुछ वर्षों बाद फिर उस घर में जाने का कोई अवसर आता है और इस बार वो जो घर में पत्नी है वो सामान ट्रे लेकर आती हैं, बाहर रखती हैं और कहती हैं कि मुझे स्कूल जाना है, वरना मैं और आराम से बैठकर आपसे बात करना चाहती थी, और चली जाती हैं। तो पति कहते हैं कि इन्होंने एक स्कूल में ज्वाइन कर लिया है पढ़ाने के लिए और आप तो जानते हैं आजकल एक ही कमाई से पूरा नहीं होता। उसके बाद परसाई लिखते हैं कि मैं समझ गया कि संस्कार को अर्थशास्त्र ने मात दे दी है। और वो लिखते हैं कि भारत में नारी मुक्ति के आंदोलन के इतिहास में ये वाक्य अमर रहेगा कि एक की कमाई से पूरा नहीं होता। तो आप देखें कि कितने सहज तरीके से, यानी आप अब आप जानते हैं कि अगर एक की कमाई से पूरा नहीं होता का अर्थ ये है कि स्त्री काम करने के लिए बाहर आएगी। काम करने के लिए बाहर आएगी तो दुनिया से उसका सरोकार बनेगा, उसका साक्षात्कार होगा, उसका व्यक्तित्व निखरेगा, उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, साहस आएगा और वो दुनिया की तमाम चीजों को देखेगी, अपने साथ होने वाले पारिवारिक से लेकर सामाजिक अन्याय तक को बेहतर समझ सकेगी और उसके साथ संघर्ष भी शायद कर सकेगी। तो ये जो एक वाक्य है, कितना सुंदर तरीके से वो लिख देते हैं। वो लिखते हैं कि मतलब बड़ी-बड़ी बातें जो होती हैं कि नारी मुक्ति और मनुष्य की गरिमा और वगैरह-वगैरह, लेकिन ये जो चीज़ है इसको किस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि हम आज जब बात कर रहे हैं, क्योंकि आज स्त्री विमर्श का युग है।
अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही, तो मुझे लगता है आपने कहा और व्यंग्यकार जो लिख रहे हैं, तो ये एक अपने आप में थोड़ी चिंता की बात भी है कि परसाई ने व्यंग्य को इस हद तक प्रतिष्ठित किया। मैं उस बहस में बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि व्यंग्य विधा है कि नहीं। व्यंग्य को विधा मानने वाले भी हैं। व्यंग्य को परसाई ने स्वयं बाद में कहा था कि व्यंग्य की स्पिरिट है, और वो परसाई को बहुत से लोग मानते हैं कि वो निबंधकार और कहानीकार, कथाकार भी हैं। एक लड़की पांच दीवाने, भोला राम का जीव या इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये कहानी शैली में है। और बाकी उनके निबंध हैं जिसमें आमतौर पर प्रथम पुरुष में वो बात करते नजर आते हैं, और इस बहाने अपनी भी खबर ले लेते हैं, मैंने ये किया या मेरी मुझसे ये हुआ, तो वो भी कर लेते हैं, तो वो निबंध के रूप में आते हैं। पर होता ये है कि आज जब हम देखते हैं कि उसके बाद बहुत सारे व्यंग्यकार हमारे सामने आए। व्यंग्य जो है वह एक युक्ति है, एक धार है, पर उसको उसके साथ अगर व्यापक मनुष्यता के हित का संकल्प नहीं जुड़ा, करुणा नहीं जुड़ी, दुख के साथ द्रवित होने वाली संवेदना नहीं है, अगर वो सिर्फ चुटकी लेने के लिए, मजा लेने के लिए कुछ शब्दों के खेल वाली बात है, तो बात वहां नहीं पहुंचती। तो हमारे सामने आप जब कह रहे हैं कि आज हम क्या करें, तो मुझे लगता है कि हमारे समय की विभीषिकाएं शायद परसाई जी के समय से कम नहीं है, ज्यादा ही है। व्यंग्यकार या साहित्यकार उनको पकड़ते भी हैं, टिप्पणी भी करते हैं, पर यह है कि क्या हम उस स्तर पर जाकर, उस व्यापकता के साथ, उस गहराई के साथ, उस धार के साथ, और अंततः मनुष्यता के प्रति उस सच्चे लगाव के साथ इस बात को कह पाते हैं या नहीं कह पाते हैं। क्योंकि उसमें अपने, जैसे परसाई का क्राफ्ट बहुत सिंपल है। क्यों इतना सिंपल है? मैंने कहीं लिखा था और मैं, कि युग जिसमें अभिव्यक्त हो रहा हो जिस रचना में, वहां आप बहुत ज्यादा संवारने सजारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि युग अपनी पूरी चेतना के साथ उसमें आ रहा है। तो अगर हम, तो मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सीख हो सकती है। ये प्रेमचंद के यहाँ भी आपको मिलेगा, ये प्रेमचंद के यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कला के, साहित्य में कला की भूमिका, कौशल की भूमिका, शिल्प की भूमिका महत्वपूर्ण है और रहने वाली हमेशा रहेगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपका प्रमुख क्या है। कथ्य और शिल्प की जो द्वंद्वात्मक संबंध है उसको समझना होगा। तो मुझे लगता है कि परसाई की जो ये व्यंग्य दृष्टि है, इस व्यंग्य दृष्टि का मूल जो है वो यही है कि दुनिया बेहतर होनी चाहिए, संसार में बुराई है, अन्याय है, शोषण है। बुराई और अन्याय इसलिए नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए था या ऐसा ही रहे। बहुत से लोग कहते हैं ना, जब से सृष्टि बनी है ऐसा ही है, अमीर तो गरीब होते ही हैं, बलवान तो निर्बल को दबाता ही है। नहीं, ऐसा मानकर चलने से बात नहीं बनेगी। क्योंकि ठीक है, एक युग वो भी था कि हम आदमी को भी फाड़ खाता था। एक युग भी जब शिकार का युग था उसका, आज हम वहां से आगे चलकर आए हैं। एक सामाजिकता पनपी, संबंध पनपे, दोस्तियां पनपी, रिश्ते बने, हमने साथ रह करके दुनिया का, प्रकृति के अंदर हिंसक जानवरों के सामने रहने का तरीका सीखा। आज हम अपने कितने सारे हमारे प्रेम के, सद्भाव के उतने सारे हमारे पास उपकरण हैं, कितनी चीजें हैं, संगीत है, नृत्य है, कला है, कितने सारे हमारे माध्यम है जिन्होंने हमको मनुष्य बनाया है। जो हमारे यहाँ कहा गया है ना कि अगर आपको साहित्य, संगीत, कला का ज्ञान नहीं तो आप बिना सींग और पूंछ वाले पशु हैं, मनुष्य नहीं है। तो ये क्या करते हैं? हमको मनुष्य बनाते हैं। तो ये मनुष्य बनने की जो यात्रा है, जो गालिब कह गए हैं कि आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, तो इंसान होने की जो सफर है, ये सफर तो चलते रहना है। और हम बतौर लेखक, और अगर आगे बढ़ के आपकी बात को देखें कि बतौर एक व्यंग्यकार, अगर हमारे व्यंग्यकार साथी हैं, इस दिशा में कितने सजग हैं, या वो ये मान के चल रहे हैं कि कोई चुटीली बातें, कुछ चमत्कारी शब्द संयोजन जिसको पढ़ के लोगों ने कहा वाह वाह क्या बात कही है, तो बात वहां समाप्त न हो जाए, बात उससे आगे तक जाए। सर, एक श्रोता हैं, उन्होंने कहा है कि लिख रहे थे कि आपने जिस लड़के का जिक्र किया, परसाई जी के मार्फत जो बिगड़ा हुआ लड़का था, दोबारा आपको मिला या नहीं मिला? ऐसी टिप्पणी अभी आई थी दिनेश चौधरी सर की। दिनेश चौधरी जी, हाँ, मैं देखा था। दरअसल देखिए क्या है कि वह लड़का ही मिला कि नहीं मिला महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे लड़के जिंदगी भर लगातार मिले जिन्होंने अपने समय को लेकर के सवाल करने की हिम्मत जुटाई और सवाल किए, और वो लोग हैं, आज भी हमारे साथ हैं, मुझे लगता है सपनों में भी हैं, और यही भविष्य के लिए उम्मीद का, रोशनी का रास्ता है। तो वो लड़का जो है, वो लड़का आप कह सकते हैं कि प्रतिनिधि लड़का है, और जो भी लड़का अपने आसपास की किसी अन्याय को देखकर सवाल उठाता है, उसमें मैं उसी लड़के को मैं देखता हूं, और उसी लड़के को मानता हूं कि मुझे वो लड़का फिर से मिल रहा है। सर, दिनेश कुशवाहा एक युवा साथी है, शोधार्थी भी है।
वो लिख रहा है कि परसाई जी की 2 कविताएं मिली हैं और दोनों कविताएं बड़ी शानदार हैं। क्या उसके बाद भी उन्होंने कोई कविता लिखी या उनकी कोई कविता और मिलती है उन 2 कविताओं के अलावा? देखिए, सच्ची बात ये है कि जो उनकी कविता के रूप में आप जानते हैं, ये थोड़ा-सा फिर इतर हो जाएगा मामला। ये सोशल मीडिया के ज़माने में कितनी चीज़ें किस-किस के नाम से चल रही हैं। प्रेमचंद की कविताएँ भी आप जानते हैं, आपको सोशल मीडिया में मिल जाती हैं। जो कि प्रेमचंद की कविता तय बात है कि नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये कविताएँ जो परसाई जी के नाम से हमारे सामने आती हैं, हो सकता है। मुझे उसका ठीक से ज्ञान नहीं है। परसाई जी के कवि रूप, देखिए, कवि तो साहित्य के अंदर मूल भाव तो वही होता है शायद, काव्य चेतना, और कहते भी हैं कि हर रचनाकार अपनी शुरुआत साहित्य की रचने की, या अधिकांश लोग कविता से ही करते हैं। पर परसाई जी के कवि रूप से कोई बहुत ज़्यादा व्यापक परिचय मेरा नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं अधिकारी नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है कि परसाई जी की और कविताएँ, या ये कविताओं के बारे में तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकूँगा, पर और भी कोई कविताएँ प्रकाश में आई हों, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। ये मेरा अज्ञान हो सकता है, मैं इस अज्ञान को दूर करने की कोशिश भी करूँगा। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। चूँकि प्रश्न और टिप्पणियों का क्रम तो बना रहेगा और एक अच्छे वक्तव्य की खूबी ही होती है कि उस वक्तव्य के बाद लगातार जिज्ञासाएँ बनी रहें। लेकिन इस वक्तव्य की और समय की अपनी एक सीमा है। हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि वो अपनी टिप्पणियाँ या वीडियो अभी मौजूद रहेगा इस युवा सिंह संवाद के इस मंच पर, पोर्टल पे। आप वहाँ अपनी टिप्पणियाँ दर्ज कर दें। हम कोशिश करेंगे कि राजीव सर तक उन टिप्पणियों को पहुँचाएँ और जो भी जवाब वहाँ से आएगा हम कोशिश करेंगे कि वो आप तक पहुँचे और ये उम्मीद करते हैं कि धीरेन्द्र जी, बस मैं, चूँकि विदा का समय आ गया है, तो मैं कहूँगा कि मतलब तमाम कुछ निबंधों का ज़िक्र हुआ है, बहुत से निबंधों का ज़िक्र और हो सकता था, निबंधों का, कहानियों का। रानी नागफनी की कहानी एक लघु उपन्यासिका है उनकी, वो भी इसका ज़िक्र। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अकालोत्सव ज़रूर पढ़िए, जिन्होंने नहीं पढ़ी है। यानी कैसे हमारा समय, आप जानते हैं एक शब्द चला था बीच में, आपदा में अवसर। तो अकाल उत्सव, आप देखें, अकाल और उत्सव, ये 2 बिल्कुल भिन्न प्रकृति की स्थितियाँ हैं, जिनको मिलाकर कुछ बात बनती है या बनाने की बात हुई, तो परसाई इसको लिखते हैं। और अकालोत्सव उनकी शायद सबसे ज़्यादा, यानी आप कह सकते हैं आक्रोश में लिखी रचनाओं में से रचना है। तो अकालोत्सव पढ़िए, और उसका सबसे अद्भुत बात ये है कि अकालोत्सव में जो व्यापक जन असंतोष का ज्वार, वो उसमें उसकी चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है, और वो तुलसीदास जी की पंक्ति से, रामचरितमानस की पंक्ति से, त्रिजटा के एक वाक्य से उसे पूरा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य के लिए, भविष्य के गर्भ में छिपी संभावनाएं जो है, उसके लिए परसाई को आप पढ़ते रहें, गुनते रहें, और साहित्य को जो संघर्ष करना है उसमें आप परसाई से, आप, हम सब लोग प्रेरणा पाते रहेंगे। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने युवा सिंह संवाद के अनुरोध को स्वीकार किया, इस मंच पर आए। हम सर आपसे अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आगे भी जब भी युवा सिंह संवाद पे हमें बातचीत का इस क्रम में आपको हम आमंत्रित करें, आपका समय हमें मिल सके, जिससे हमारे युवा साथी आपके आज की वक्तव्य की तरह आगे भी लाभान्वित हो सकें। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं आज बहुत अच्छा लगा मुझे, और भविष्य में भी आपके साथ जुड़कर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।